कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रभा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल निंजा कोचिंग में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन पूरा टॉपिक कवर करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? सर न्यूटन ने बताया कि दो चीज़ें सदैव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और यही क्या है? यही ग्रेविटेशन है, यही गुरुत्वाकर्षण है। मतलब दो चीज़ों के बीच में हमेशा एक फोर्स रहेगा जो कि उन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है? तो एफ जो होता है, फोर्स जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मास के। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट ऑफ मास के मतलब ये हुआ कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उनका मास रहा होगा, कुछ उनका मास होगा, तो उनके मास का प्रोडक्ट मतलब इनटू कर दो उनके मास के, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और किसके डायरेक्टली और क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसका क्या मतलब हुआ? इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करें तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। तो सर न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इनके प्रोडक्ट के होगा, मतलब m1 m2 के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब F जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे क्या है? आगे है कि जब वो इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा m1 m2/r²। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ये लिख जाएगा F = g m1 m2। ये दिख रहा है आपको, यही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो g है, ये जो कैपिटल G है, ये क्या है? जो कैपिटल G है हमारा, वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए, जो ग्रेविटी जो लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, वो हमारे प्लैनेट्स के बीच में भी लगता है, एक दूसरे के बीच में। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया। यहाँ से समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला है। यहाँ m1 m2 मास है, द्रव्यमान है, डिस्टेंस है यहाँ r। आगे क्या है? आगे बढ़ते हैं। g जो है, कैपिटल G जो है, ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसकी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसका मान स्थान के साथ नहीं बदलता, मतलब इसका मान स्थान के साथ नहीं बदलेगा, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, माध्यम पे डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू माध्यम पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। उसके बाद है इसकी वैल्यू शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करती। मतलब ये नहीं है कि अगर मतलब कोई सर्किल है, मतलब सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो वैल्यू है ना तो शेप पे डिपेंड करती है, ना शेप पे डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट की, और ना ही मीडियम पे डिपेंड करेगी कि क्या माध्यम है। ठीक है, इसकी वैल्यू स्थान के साथ नहीं बदलेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रेविटेशनल एसिलेशन। क्या है?
गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ऊपर से नीचे आते समय वस्तु का वेग बढ़ता है, अर्थात वस्तु त्वरित हो रही है। मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स डाउन फ्रॉम द टॉप द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट एसिलरेट करने लगेगा, एसिलरेट हो जाएगा। इसी को कहते हैं, जो ये एसिलेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे आने पर, इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एसिलेशन कहते हैं। इसी को ग्रेविटेशनल एसिलेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसकी वेलोसिटी, और ये क्या करने लगेगा, एसिलरेट हो जाएगा, एसिलरेट हो जाएगा। तो इसी एसिलेशन को ग्रेविटेशनल एसिलेशन कहा गया है और इसका क्या, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वैल्यू ऑफ जी, मतलब जो वैल्यू है जी की वो प्लेस के साथ बदलती रहती है। ठीक है, जैसे कि मून और अर्थ के बीच में कंपैरिजन करा जाए तो जो मून की ग्रेविटी है वो हमारे अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। ठीक है, यही मरकरी की बात करी जाए तो वो 38% है, हमारी अर्थ का 38% है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो जब हमारी पृथ्वी सतह पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी अर्थ के साथ, मतलब क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अगर हम क्या करते हैं, हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए तब तो वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ गए तब वैल्यू घटेगी। ठीक है, ये फर्क पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अगर हम पृथ्वी सतह से ऊपर नीचे जाते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी सतह है इससे ऊपर गए या इससे नीचे आए, तब क्या होगा, दोनों केस में वैल्यू घटेगी। याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घट रही है तो पृथ्वी सतह से नीचे आने पर वैल्यू क्या होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस टाइम पे भी वैल्यू घटेगी। ठीक है, और सेंटर पे, पृथ्वी के सेंटर पे आने पर वैल्यू 0 हो जाएगी, और या फिर इन्फिनिटी पे जाने पर, ऊपर इन्फिनिटी पे जाने पर वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना समझ में आया। यह है, देखिए वही चीज लिखी हुई है। आगे क्या है, आगे है, अगर हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत फास्ट रोटेट करने लगे, बहुत फास्ट घूमने लगे, उस केस में क्या होगा, इक्वेटर पे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही तेज घूमने का ना ही धीरे घूमने का, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब बहुत तेज घूमेगी तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और इक्वेटर पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर धीरे घूमेगी तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, अपोजिट हो जाएगा, फास्ट घूमी तो कम और अगर स्लो घूमी तो तेज। ठीक, अगर 17 गुना तेजी से घूमने लगे, अगर जो हमारी पृथ्वी 17 गुना तेजी से घूमने लगे तो इक्वेटर पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी जी की वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ आप एक चीज देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसकी वैल्यू यहाँ पे होती है 9.8, ठीक, यहाँ पे होती है 10, तो याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एंगुलर मोशन, कोणीय गति। एंगुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन जो है वो क्या है, ये दो तरीके का होता है। एंगुलर मोशन दो प्रकार का होता है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सबसे पहली बात आती है सर्कुलर मोशन की। इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है, उसको सेंटर मान के घूमता है, जैसे कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन को रिफरेंस मानकर, सन को सेंटर मान के उसके चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मान के उसके चारों तरफ घूमना। ठीक, एक निश्चित वस्तु के चारों तरफ घूमना, तो यहाँ हो गया सर्कुलर मोशन। आगे क्या है, आगे है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अपने ही सतह पे घूमता है, मतलब अपने ही अक्ष पे घूमता है। ठीक है, अपने ही चारों तरफ, अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, उसको
सेंटर की जरूरत नहीं है, वो खुद के एक्सिस पे घूमता है, जैसे कि लट्टू का घूमना, घड़ी की सुइयों का घूमना, पंखे का घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद बात आती है, उसके बाद क्या है, जो फोर्स है, जो फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में, वो दो तरीके का फोर्स लगता है। दो तरीके का फोर्स कैसे, जैसे ये हमने कोई वस्तु मानी जिसके रेफरेंस में चारों तरफ कोई घूम रहा है। ठीक है, जैसे ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं, घूम रहा है, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें सेंटर से देखो दो तरह का फोर्स लगेगा। एक फोर्स क्या लगेगा कि सेंटर से, एक फोर्स लगेगा सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है, और दूसरा फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। अब क्या होता है कि जब केंद्र की ओर बल लगता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मतलब केंद्र की तरफ लगेगा। जब केंद्र की तरफ बल लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जैसे कि सूर्य द्वारा ग्रहों पे बल लगता है, मतलब सन जो है वो प्लैनेट्स पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। जो ये सन है ये क्या कर रहा है, ये जो सन है ये प्लैनेट्स पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ इनको खींच रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या है, अगर फोर्स जो है वो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, जिसको हमने केंद्र माना है उससे बाहर की तरफ लग रहा है, तब वहां होता है सेंट्रीफुगल फोर्स, मतलब अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े डालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें कपड़े बाहर को आते हैं, मतलब फोर्स ऊपर को लग रहा है। ठीक है, मतलब केंद्र से ऊपर की ओर लग रहा है। दही से क्रीम निकालना, जब आप दही से क्रीम निकालते हैं उस केस में भी आप देखते हैं कि क्रीम जो है वो बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, तो वहां भी क्या होता है, फोर्स जो होता है वो भी क्या, सेंट्रीफुगल फोर्स होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, कुछ भी आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। चलिए, थैंक यू।